हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडर्स गुरुकुल चैनल। आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो करंट सिनेरियो चल रहा है हमारे ग्लोबल मार्केट में और हमारे इंडियन इक्विटीज़ में। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। हमने पिछले कुछ दिनों में एक ग्लोबल सेल ऑफ देखा है, एक तरह से पैनिक सिनेरियो का माहौल बना हुआ है। जापान तो ऑलरेडी इन पैनिक है। आज भी जापान ऑलमोस्ट लो 14% -14% से थोड़ा सा रिकवर हुआ था। तो ये जो पैनिक है, ये क्यों पैनिक आया है, क्या इसके कंडीशंस है, क्यों हो रहा है, रीज़न क्या क्या है, और हम अपना प्लान कैसे करेंगे इसके अराउंड। ठीक है। अभी एक न्यूज़ और फ्लोट हो रही है जो हमारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है कि ईरान और इसराइल का वॉर पॉसिबल है। लेकिन मैं कहता हूँ कि इस न्यूज़ से, अगर पॉसिबल वॉर की न्यूज़ से हमारे ये जो मार्केट में जो ग्लोबल सेल ऑफ में, ये उसकी वजह से नहीं आया। अब कल्प्रिट कौन है इस पर्टिकुलर सेल ऑफ का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो कल्प्रिट है उसके बारे में हम क्या है। जस्ट अ मिनट। ठीक है। तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले, सबसे हम डिस्कस करने वाले हैं कि ग्लोबल सेल ऑफ क्यों हो रहा है। ठीक है। हमने इनिशियली बोला कि जो भी ये ईरान इसराइल का वॉर है, ठीक है, इसका ईरान इसराइल का जो भी लफड़ा चल रहा है, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जस्ट 5% रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर होगा तो सिर्फ 5%, रेस्ट 95% उसका जो कल्प्रिट है वो कोई और है। ठीक है। तो ग्लोबल सेल ऑफ एक कारण की वजह से आ रहा है, वो कारण है आपका येन, जो कैरी ट्रेड होता है, येन कैरी ट्रेड, उसकी वजह से ये सेल ऑफ हमारा आ रहा है ग्लोबल ट्रेड। अब डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा इस वीडियो में वो रहेगा कि येन कैरी ट्रेड क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये कैसे इम्पैक्ट करता है, उसकी थोड़ी सी इकोनॉमिक्स और मैक्रो फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या हमारा मैक्रो फैक्टर है इस पर्टिकुलर चीज़ में। थर्ड जो हमारा इस वीडियो का कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा हमारा जो मार्केट का रिव्यू है। हम वो करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल आ गए हैं, कहाँ हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और कहाँ हम इन्वेस्टमेंट, पैसिव इन्वेस्टमेंट, या आप बोलो आप एसआईपी इन ईटीएफ इंडेक्सेस में जो पैसिव इन्वेस्टमेंट का मोड रहता है इन एसआईपी, तो वो कौन से लेवल होंगे उस बेस पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट रहेगा येन कैरी ट्रेड। ठीक है। येन कैरी ट्रेड क्या होता है, सबसे पहले येन क्या है, ये जापान की करेंसी है। ठीक है। कैरी मीन्स जापान की करेंसी को कैरी करके हम ट्रेड कर रहे हैं। कहाँ ट्रेड कर रहे हैं? मोस्टली यूएसए। ठीक है। जापान से पैसा ले रहे हैं, जापान का येन यूज कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं जापान से, और वो ट्रेड कर रहे हैं यूएसए में। तो एक ये तो एक बेसिक लेमन लैंग्वेज में मीनिंग है येन कैरी ट्रेड का। अब एक्चुअली ऐसा क्यों करते हैं, रीजन उसके बारे में देख लेते हैं। जो जापान का सेंट्रल बैंक है, ठीक है, जापान का सेंट्रल बैंक अर्लियर, ठीक है, अर्लियर काफी टाइम से जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड या लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, वो अप्रॉक्सीमेट जीरो रखता है। ठीक है, एग्जैक्ट जीरो नहीं रहता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट जीरो रहता है, 0% पे। ठीक है। तो जापान का जो ये सेंट्रल बैंक है अप्रॉक्सीमेट 0% इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन प्रोवाइड करता है, आपको मनी प्रोवाइड करता है। ठीक है। ये फैसिलिटी यूटिलाइज करके लोग क्या करते हैं कि जापान से पैसा करते हैं, बोरो करते हैं, और फिर वो यूएस में इन्वेस्ट करते हैं, मोस्टली यूएस में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही एक्स्ट्रा, एक तरह से ये लगा लो, ये एक ऐसा पेयर है जो काफ़ी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है हमारे इस ग्लोबल सेल ऑफ में। ठीक है। अदर करेंसी की हम बात नहीं करेंगे, वो इतना रेलेवेंट नहीं है इस पर्टिकुलर सेल ऑफ से। तो हमारा जो जापान है, इसको बोलते हैं हम बोरोवर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। बोरोवर ऑफ द वर्ल्ड है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट्स थे वो अप्रॉक्सीमेट ज़ीरो थे। हमें यहाँ से फ्री मनी मिलता था, फ्री मनी मीन्स इंटरेस्ट फ्री मनी मिल जाता था। तो जो भी ट्रेडर थे, एफआईआई थे, यहाँ से ये बोरो करते थे और यूएस में इन्वेस्ट करते थे। ठीक है।
तो जापान का जो ये रुख था कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स कौन से, जो 20-30 ईयर्स वाले इंटरेस्ट रेट पे थे, तो वो वाला इंटरेस्ट रेट जापान के सेंट्रल बैंक ने क्या कर दिया है, वो इंटरेस्ट रेट, ठीक है, वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है 0.25% से। ठीक है, जीरो था, पहले जीरो था, अचानक से 0.25% हो गया। अब 0.25% का क्या हो गया कि जो ये बोरिंग हो रही थी पहले, ठीक है, ये जो बोरोविंग हो रही थी, इसमें लग गया है कॉस्ट ऑफ बोरोविंग। ठीक है, पहले ये था, ठीक है, पहले ये था फ्री, अब हो गया है इतना परसेंट महंगा, 0.25% महंगा। ठीक है, तो ये बोरोविंग पे अब लगा दिया है कॉस्ट ऑफ बोरोविंग। ठीक है, कॉस्ट ऑफ बोरोविंग की वजह से क्या हुआ है, अब वो देख लेते हैं नेक्स्ट चीज में। ठीक है, हमारे पास कॉस्ट ऑफ बोरोविंग थी, वो बढ़ गई। ठीक है, पहले फ्री था, ठीक है, अब फ्री नहीं रहा। ठीक है, ये कंडीशन होगी जापान के सेंट्रल बैंक की वजह से। ठीक है, अब ये इम्पैक्ट कैसे करता है, सारे एफआईआई जो भी हमारे पास ये यूएस के इन्वेस्टर्स थे, बड़े बड़े इन्वेस्टर, उनके पास एक लोन था, एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ मैं, एक लोन था, बोरोड मनी था, जो जापान से लिया था। ठीक है, जापान से इन्होंने येन में लिया। ठीक है, येन को यूएस डॉलर में कन्वर्ट किया और यूएस में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको इस तरीके से समझेंगे, येन इन्वेस्ट किया, पहले येन मिल रहा था 0.0% पे। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है 0.25%। ठीक है, एक सिंगल रेट इंटरेस्ट हाइक हुआ है, सिर्फ सिंगल रेट इंटरेस्ट। तो क्या हुआ है कि पहले जो येन फ्री मिलता था और उसको डॉलर में कन्वर्ट करके यूएस में इन्वेस्ट करते थे, अब जो बोरोविंग कॉस्ट होती है वो अचानक से 25 टाइम्स का जो कॉस्टिंग है उसका, वो बढ़ जाता है। 25 टाइम्स में नहीं कैलकुलेट करेंगे, जस्ट परसेंटेज में देखा जाए, आपको लगेगा ये बहुत कम है, लेकिन ये काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट है। एक अमाउंट आपको फ्री मिल रहा था और उसके बाद आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, तो अब जो डॉलर में कन्वर्ट होकर यूएस में इन्वेस्ट हो रहा था, अब उसकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गई है। तो अभी जो जिसने ये मनी लिया था, ये फ्री वाला मनी लिया था, यहाँ पे इन्वेस्टेड था, यहाँ पे इन्वेस्टेड था, अब वो क्या, अब उसको क्या हुआ है, क्या पैनिक हुआ है कि जो उसकी बोरोइंग कॉस्ट थी, ठीक है, वो बढ़ गई है। उसको अब क्या करना पड़ रहा है कि जो इन्वेस्टेड कैपिटल था, जो उसने इन्वेस्ट किया था इक्विटीज में, स्पेशली इक्विटीज में, ठीक है, इक्विटीज में जो इन्वेस्ट किया था उसको सेल ऑफ करके, ठीक है, उसको डॉलर में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, डॉलर में कन्वर्ट कर, डॉलर में उसको जो इनकम हो रही है डॉलर में हो रही है, और उसको येन में कन्वर्ट करके, ठीक है, येन में कन्वर्ट करके वो जो जापान के बैंक को है वो वापिस देना है। ठीक है, तो करंटली ये इंटरेस्ट रेट हाइक की वजह से ये यूएस में सेल ऑफ आया है, और सेल ऑफ से जो इनकम आई है उसको वापस येन में कन्वर्ट करने के बाद जापान को वापस दिया जा रहा है। ये टोटल फंडा हो रहा है। ठीक है, तो पैसा स्मॉल अमाउंट में है नहीं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का वैल्यू रहता है इसमें। तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का सिंगल इंटरेस्ट रेट पे अगर एक इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है, तो इसके मल्टीपल लेग्स भी आएंगे। अब जैसे हमारे जो ऑल टाइम हाई के आसपास थे, हमारा पहले जो रेपो रेट होता था वो 4.25 to 4.5% रहता था, तो करंटली हमारा 5.25 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, ये वाला इंटरेस्ट रेट है, अभी वापस जैसे हम यहाँ से 4.25 से इतने परसेंट पे हम मूव किए थे, अभी ये भी 0.25% से एटलीस्ट 1.25% तक तो जा सकता है। तो ये काफ़ी बड़ा मनी आउटफ्लो हो सकता है। एक इनिशिएट हो गया है, तो मोस्टली जो सेल ऑफ आना होगा वो इमीडिएट आ जाएगा इसी पर्टिकुलर उसमें, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर होगा वो अपना प्रॉफिट बुक करेगा, जो भी उसके पास लाइबिलिटी होगी, जो भी उसके पास बोरोइंग कॉस्ट की लाइबिलिटी होगी, वो लाइबिलिटी सबसे पहले वो क्लियर आउट करेगा। ठीक है, यही रीज़न है, वो लाइबिलिटी क्लियर आउट करने के लिए उसको इक्विटी सेल करनी पड़ रही है, इक्विटी सेल करके ही वो लाइबिलिटी पे कर पाएगा। तो जो यूएस में इन्वेस्टेड कैपिटल था वो वहां से फ्री करना है इन लोगों को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये है हमारा येन कैरी ट्रेड, ये कॉन्सेप्ट है येन कैरी ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये सेल ऑफ कितना और चलेगा।
ठीक है। तो मैंने एक रफ आइडिया दिया है कि अभी सिर्फ एक सिंगल कट हुआ है 0.25% का, ठीक है, 0.25% का कट हुआ है। ये मे नॉट भी, ठीक है, मे नॉट, ये फर्दर इसको 1.25 तक लेके जा सकते हैं। अगर ये कोस्ट बढ़ता गया, येन अप्रिशिएट करेगा, ठीक है, अप्रिशिएट करेगा। जो इन्वेस्टर ने येन को डॉलर में कन्वर्ट किया था, ठीक है, पहले डॉलर स्ट्रांग था, ठीक है, डॉलर स्ट्रांग था, इसने इन्वेस्ट किया। अब क्या हो रहा है, येन अप्रिशिएट कर रहा है इस इंटरेस्ट रेट के हाइक की वजह से, ठीक है। येन अप्रिशिएट कर रहा है तो मतलब कि डॉलर यहाँ पे वीक हो रहा है और इन्वेस्ट हो रखा है डॉलर में, ठीक है। तो जो इन्वेस्टेड कैपिटल है वो एक सिंपल एप्रिसिएशन की वजह से, डेप्रिसिएशन, सॉरी, डेप्रिसिएशन की वजह से जो ये वैल्यू है ये भी कम हो रही है, ठीक है। वैल्यू का जो अमाउंट है, ठीक है, जो वैल्यू था वो डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ डॉलर अगेंस्ट येन। येन अब स्ट्रांग हो रहा है और ये वीक हो रहा है, डॉलर वीक हो रहा है। तो डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है, येन एप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये मिसबैलेंस की वजह से जो इन्वेस्टेड कैपिटल है वो अगर देखा जाए तो वो एक तरह से डेप्रिशिएट हो रही है, उसका वैल्यू गिर रहा है, ठीक है, क्योंकि डॉलर वीक हो रहा है इनके कंपैरिजन में, ठीक है। येन और डॉलर का जो रिलेशन है इनके कंपैरिजन में हमारा जो इन्वेस्टेड कैपिटल है, जो यहाँ पे इन्वेस्टेड कैपिटल है वो वीक होता जा रहा है। तो वो सेल ऑफ, एक तो सेल ऑफ भी आ रहा है, सबसे पहले तो जो वैल्यू एप्रिसिएशन विद टाइम होता है वो सेल ऑफ में आ रहा है, दूसरा हमारे पास जो करेंसी डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट है वो भी एड ऑन हो गया है। तो यहाँ पे डबल डबल वैमी इफेक्ट बोलते हैं इसको। तो ये एक तरह से स्नोबॉल इफेक्ट हो गया टोटल, कि इंटरेस्ट रेट हाइक हुए, डॉलर जो इन्वेस्टेड था, इन्वेस्टेड अमाउंट डॉलर में आएगा, डॉलर से येन में आएगा, येन से जापान के सेंट्रल बैंक में जाएगा, ये एक स्नोबॉल इफेक्ट है। और ये जो अमाउंट है, ये जो डेप्रिसिएशन हो रहा है यहाँ पे, डबल डेप्रिसिएशन बोलेंगे हम इसको। सबसे पहला डेप्रिसिएशन, जो वैल्यू है उसकी स्टॉक की, जैसे मार्केट गिर रहा है वैसे ही गिर रहा है, फर्स्ट डेप्रिसिएशन वो है। सेकंड इम्पैक्ट करेंसी, जो पर्टिकुलर जो होल्डिंग करेंसी है दैट इज डॉलर, वो वीक होता जा रहा है अगेंस्ट येन। तो दो तरह से यहाँ पे डिप्रिशिएशन हो चुका है हमारा मार्केट में। तो ये डबल इम्पैक्ट से बचने के लिए सारे इन्वेस्टर अब क्या करेंगे, अपनी लायबिलिटी को कम करेंगे, फटाफट डॉलर लेके आएंगे, डॉलर को येन में देंगे और वापस जापान को दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपना वो पल्ला झाड़ के यहाँ से एक बार के लिए साइड हो जाएंगे इस येन कैरी ट्रेड से, ठीक है, येन कैरी ट्रेड से। अब बात करते हैं कि ये कब तक चलेगा, ठीक है। हमने बात करी 0.25% है, ये मैक्सिमम जापान जैसे करता है, वो मैक्सिमम लॉन्ग लॉन्ग जो इंटरेस्ट रेट है वो एक अप्रॉक्सीमेटली इतने के आसपास ही रखना चाहिए। इससे ज़्यादा करेगा तो ओवरऑल ग्लोबल सेल ऑफ बहुत ज़्यादा आ जाएगा, और भी ज़्यादा ग्लोबल सेल ऑफ आ जाएगा, क्योंकि ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का अमाउंट रहता है। तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर वापस येन में आएंगे तो यहाँ पे जापान का इम्पैक्ट, जापान में तो इम्पैक्ट होगा क्योंकि वहाँ पे येन का अमाउंट बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ जाएगी, और वहाँ पे क्या कहते हैं, जो लिक्विडिटी, अभी तो सेल ऑफ आया है तो वहाँ पे लिक्विडिटी ड्रिवन वहाँ पे बाइंग भी आ जाएगी। लेकिन जो यूएस मार्केट है, जो हमारे मदर मार्केट है, सारे सारे मोस्टली जो एक्सचेंजेस है या जो भी अदर बेंचमार्क इंडेक्स है अदर कंट्री के, तो उनका मदर मार्केट डाउ है। डाउ गिरेगा, बाकी सब जगह पे सेल ऑफ आएगा आएगा, ठीक है। तो सेल ऑफ के चांसेस और भी ज़्यादा हैं क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर वापस आने हैं येन में, तो सेल ऑफ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, एक्स्ट्रा सेल ऑफ के चांसेस, ठीक है। ये था एक मैक्रो फैक्टर कि ग्लोबल सेल ऑफ क्यों हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमने पूरा स्नोबॉल इफेक्ट पढ़ा। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपना, जो हमारे मार्केट्स हैं वो कहाँ तक, अब टेक्निकली एस्पेक्ट देख लेते हैं। हमने मैक्रो एस्पेक्ट देखा कि क्या क्या हो रहा है मार्केट में, क्यों हो रहा है, वो देख लिया। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारा कि हम टेक्निकली कैसे प्लेस्ड हैं, ठीक है। ये चार्ट है नेस्डेक का आवरली चार्ट, ठीक है। आवरली चार्ट में हमने सबसे पहला जो नेगेटिव इंडिकेशन देखा था वो यहाँ पे डेथ क्रॉस ओवर देखा था, ठीक है। इंडेक्स में आवरली और डेली चार्ट जो टाइम फ्रेम रहता है वो शॉर्ट टू मिड टर्म जो भी उसका मूवमेंट रहता है वो इजीली रिप्रेजेंट कर देता है। तो हम 1 आवर और 1 डे का एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे डेथ क्रॉस ओवर हो गया था इस पर्टिकुलर
जो भी कंसोलिडेशन था, और एक पुल बैक लेके यहाँ पे एक पूरा सेल ऑफ दिया है। ठीक है, ये सेल ऑफ का जस्ट सेल ऑफ दिया है, ये पहला पुल बैक है। ठीक है, ये पहला पुल बैक है जो कि 18 टू 100 तक 18 टू 100 तक खींच सकता है। ठीक है, 18 टू 100 के बाद अगर इसको गिरना होगा तो यहाँ से ये रिजेक्शन लेके अपना ये वाला लेवल, ठीक है, ये वाला लेवल आता है अप्रॉक्सीमेटली 17,000। ठीक है, 17,000 तक ये मार्केट फिसल सकता है और भी। ठीक है, और अगर इसको क्या कहते हैं, जैसे देखा जाए, जस्ट अ मिनट, तो इसका मूवमेंट कैसे कैसे हो सकता है। सबसे पहला सिनेरियो ये है कि ये यहाँ तक जाएगा 18 टू 100 तक, और उसके बाद अपनी ये डाउन साइड कंप्लीट करेगा यहाँ तक 17,000 तक। ठीक है, फर्स्ट सिनेरियो ये है फर्स्ट सिनेरियो। ठीक है, ये फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो क्या है कि यहाँ से रिजेक्शन ले, और ये इस पर्टिकुलर जो सपोर्ट है, आज का लो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, ये वाले पर्टिकुलर सपोर्ट को रिटेस्ट करेगा नेक्स्ट वीक या इसी दौरान, अगले 3-4 दिन में इस लो को दोबारा रिटेस्ट करे और यहाँ से वापस मूव करना चालू कर दे। ठीक है, वापस मूव करना चालू कर दे, और यहाँ पे 18 टू 100 के ऊपर, 18 टू 100 के ऊपर हमारे पास कंप्लीट ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, और यहाँ पे हम अपने जो भी ट्रेड इनिशिएट होंगे हमारे लोगों के, वो यहाँ पे हमारे ट्रेड इनिशिएट होना चालू होंगे। ठीक है, तो ये दो सिनेरियो हैं दिख रहे हैं मुझे जो पॉसिबिलिटी हो सकती है। फर्स्ट सिनेरियो ये है 18 टू 100 तक जाएगा, उसके बाद रिजेक्शन लेके ये लो को ब्रेक करके सीधा 17,000 तक चला जाए। ठीक है, ये एक सिनेरियो है। तो ये वाला जोन जो होगा 17,000 पे जो जोन होगा, यहाँ पे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। गोल्डन इन द सेंस एक डिसेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, डिसेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पे। अगर इंडियन इन्वेस्टर है तो वो ईटीएफ के थ्रू, ठीक है, एक नैस्डैक में तो स्पेशली, क्योंकि जो येन इन्वेस्टेड रहता है वो न्यू एज कंपनीज में रहता है या न्यू बिजनेसेस में रहता है, वो नैस्डैक रिप्रेजेंट करता है मोस्टली। ठीक है, तो ईटीएफ के थ्रू हम यहाँ पे मोन 100 देख लेंगे, मोन 100 में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे अगर ये 17,000 तक आता है। ठीक है, 17,000 तक आता है वहाँ पे। नेक्स्ट चीज़, अगर ये डब्ल्यू बना रहा है, यहाँ पे दो तरीके के डब्ल्यू बन सकते हैं। ठीक है, दो तरीके के डब्ल्यू बनेंगे यहाँ पे, या तो इक्वल बॉटम डब्ल्यू बनेगा। ठीक है, इक्वल बॉटम डब्ल्यू बनेगा, यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा नेक का, या ये लॉन्ग लेग डब्ल्यू बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जो ये लेवल है अप्रॉक्सीमेटली लिक्विडिटी जोन है 17,700 के आसपास। 17,700 के पास ये जो लिक्विडिटी जोन है, यहाँ से एक लॉन्ग लेग डब्ल्यू बना दे। दो तरीके के डब्ल्यू बन सकते हैं, इक्वल लेग डब्ल्यू और लॉन्ग लेग डब्ल्यू। अगर लॉन्ग लेग डब्ल्यू बनता है तो ये जो मूवमेंट होगा ये काफ़ी फास्ट होने वाला है। ठीक है, जितनी स्पीड से गिरा था उतनी स्पीड से रिकवरी भी आ सकती है इसमें, अगर लॉन्ग लेग डब्ल्यू बनता है। ये पैटर्न का स्ट्रेंथ रहता है। ठीक है, तो अगर ये बनता है तो यहाँ पे जो बाइंग फोर्स है वो काफ़ी स्ट्रेंथ में आ सकता है। और इक्वल लेग आएगा तो सिंपल है, ये डबल बॉटम की तरह ट्रीट होगा, और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, ये नॉर्मल जाता रहेगा। ये एक तरह ये सेकंड सिनेरियो की सेकंड वेरिएशन है। ठीक है, सेकंड सिनेरियो की सेकंड वेरिएशन है। और जो हमारी फर्स्ट सिनेरियो था ये 18 टू 100 के बाद सीधा 17,000 पे, 17,000 पे हम एक अलर्ट लगाएंगे। नेक्स्ट अलर्ट रहेगा हमारा 18,200 के ऊपर एटलीस्ट 2 दिन क्लोज करे। ठीक है, 2 डे क्लोजिंग अबव 18,200, 2 डे क्लोजिंग अबव 18,200 के ऊपर हमारा ट्रेंड रिवर्सल हम काउंट करेंगे, और उसके बाद हम अपने रेगुलर जो भी इम्पैक्ट आना था वो आ चुका है ये कंसीडर करके अपना रेगुलर इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन ज़्यादा चांसेस है जो हमारे ये पहले सिनेरियो हैं यही होंगे कि एक पुल बैक आएगा यहाँ पे 18 टू 100 पे, और अपना सेल ऑफ 17,000 तक लेके जाएगा। ठीक है, इसके ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि जो ये सेल ऑफ आया है इसका अभी तक पुल बैक नहीं आया। ये पुल बैक एक तरह से कंसिडर हुआ, पुल बैक भी नहीं आया इस सेलिंग का। तो पुल बैक होने के बाद एक सेकंड अटेम्प्ट बियर्स और लेंगे इसमें, और उसके बाद इसको लोअर लेवल तक या इक्वल लेवल तक दोबारा लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा था नैस्डैक का एनालिसिस। नैस्डैक में सिंपल डेली चार्ट भी देख लेते हैं। डेली चार्ट में जो हमारा आज का कैंडल है वो 200 डे ईएमए के पास आया है। ठीक है, 200 डे ईएमए एवरेज के पास आया है, काफ़ी अच्छा जोन है ये वाला। यहाँ पे भी हमारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनती है, ये भी एक गोल्डन एरिया रहता है। ठीक है, और आज का कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना है।
अगर आज का कैंडल ब्रेक होता है, लो ब्रेक होता है, तो हम 17,000 के लिए डायरेक्ट प्लान करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे डेली चार्ट और आवरली चार्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। डेली चार्ट में जो आज का कैंडल है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये एक तरह से बॉटमिंग आउट पैटर्न बन सकता है, लेकिन इसको कंफर्म कैसे होना पड़ेगा? कल, जो कल का कैंडल होगा, ये कल का कैंडल यहाँ पे, अभी ये स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल है, माराबुजू कैंडल है, तो कल का कैंडल इनसाइड कैंडल बन जाए। ठीक है, इनसाइड कैंडल बन जाए, तो यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल बन जाए, गैप डाउन हो जाए कल दोबारा से, जो आज की क्लोजिंग है उससे नीचे गैप डाउन हो और एक इनसाइड कैंडल बन जाए। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करेगा। अगर ये पैटर्न बन जाता है और उसके बाद इसका हाई, जो बेबी कैंडल होगी, इसका हाई क्रॉस करते ही, तो हम सीधा इवन 18,200 के लिए भी हम वेट नहीं करेंगे। जैसे ही हाई ब्रेक होगा हम अपने ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चालू कर देंगे, नैस्डैक में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेल ऑफ ज़्यादा है। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 13% का भी करेक्शन है। अगर ये लो पे आ जाता है तो अप्रॉक्सीमेट 15.5% का करेक्शन है। ठीक है, एक इंडेक्स में इतना करेक्शन के बाद बाय करना काफ़ी अच्छी जगह हो जाती है एटीएफ्स वगैरह में बाय करना। ठीक है, तो हमने येन का बोला कि सेल ऑफ कंटिन्यू हो सकता है क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर है, तो हम जो बाइंग वाली पोजीशंस होंगी उसमें थोड़ा सा रूम रखेंगे एडिशन करने के लिए, क्योंकि हम पूरा 100% अमाउंट अगर यहाँ पे डाल देते हैं और येन कैरी ट्रेड अभी जो स्क्वायर ऑफ होना होगा, क्योंकि ये इवेंट अब आई थिंक मोर देन 40 ईयर जो जापान की हिस्ट्री है, पूरी हिस्ट्री में ये वाला ट्रेड अभी नहीं आया था। तो इस बार ये ट्रेड आया है, येन कैरी ट्रेड का जो स्क्वायर ऑफ होना है ये इस बार आया है। ठीक है, तो ये एक तरह से 40 ईयर का लॉन्ग एक तरह से इवेंट है, तो इतनी जल्दी इसका जो इफेक्ट है वो नलीफाई भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी एक चीज़ दिमाग में रखनी है। 100% पोजीशन नहीं करेंगे। बाइंग की क्या क्या सिनेरियो रहेंगे हमने ये देखा। अभी डेली चार्ट पे कल अगर इनसाइड कैंडल बन जाता है तो भी हमें एक बाउंस, अच्छा बाउंस मिल जाएगा डेली चार्ट पे। तो वो बाउंस हमारा 18,700 के आसपास तक हो सकता है वो बाउंस, तो वो बाउंस भी प्ले करेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि ये सब सपोर्ट ले रहा है या यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, और अगर ये सेल ऑफ बढ़ता है तो हमारे पास 17,000 है, 17,000 के बाद 16,200 के आसपास का लेवल है। ठीक है, तो यहाँ तक 16,200 तक चांसेस है कि यहाँ तक भी आ जाए नैस्डैक। ठीक है, तो ये हमारा था नैस्डैक का पूरा एनालिसिस। कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, क्या क्या सिनेरियो बनेंगे यहाँ पे रिवर्सल के लिए। ठीक है, आवर्ली चार्ट में ट्रेड कैसे बनेगा, डेली चार्ट में ट्रेड कैसे बनेगा। तो ये वाले सिनेरियो थे, 3-4 सिनेरियो हमने डिस्कस की। जैसा भी सिनेरियो बनेगा वैसा हम प्ले करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हम उसके बाद डायरेक्ट निफ्टी 50 की बात करते हैं। डाउ का से डाउ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू नैस्डैक, क्योंकि नैस्डैक में सेल ऑफ ज़्यादा होने वाला है। नैस्डैक जो टेक बेस्ड स्टॉक्स हैं उनमें थोड़ा जो येन कैरी ट्रेड है वो ज़्यादा प्लेस्ड है। ठीक है, तो हम अपने मार्केट के बारे में डिस्कस, हमने यूएस के मार्केट के बारे में डिस्कस किया जो कि मदर मार्केट है, उसका जो भी उसमें जो भी इम्पैक्ट होगा, हम थोड़ा बहुत जिस भी एक्सटेंट का होगा थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हमारे पास भी आएगा। ठीक है, तो अपने वाले इंडेक्स के डिस्कस कर लेते हैं जो कि है निफ्टी 50। निफ्टी 50 में जो आवरली चार्ट है, हम इसमें सिर्फ आवरली चार्ट देखेंगे। हमारे इंडेक्स बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट को। जो डेली चार्ट है अभी भी स्ट्रॉन्ग है, उसमें कोई ऐसा सिनेरियो नहीं आया है कि वहाँ पे हमें एक बड़ा सेल ऑफ दिख सकता है। हमारे मार्केट, हमारे इंडेक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम सिर्फ आवरली चार्ट पे डिस्कस करेंगे क्या है। अभी जो ये सेल ऑफ हुआ था, सेम सिनेरियो नैस्डैक का, सेम सिनेरियो, सेल ऑफ आया है, एक अच्छे से लेवल पे सपोर्ट लिया है। ठीक है, अच्छे से लेवल पे सपोर्ट लेने के बाद, ठीक है, ये लेवल आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 23,900। ठीक है, 23,910 के आसपास ये लेवल आया है, अच्छा लेवल है, पुल बैक ले सकता है। पुल बैक लेगा कहाँ तक लेगा, 24,200 तक। ठीक है, नैस्डैक में 18,200 है, यहाँ पे 24,200 तक पुल बैक ले सकता है। उसके बाद अगर इसको गिरना होगा तो ये यहाँ से गिर सकता है। ठीक है, इवन अगर इसमें, क्योंकि हमारा जो विक्स है मोर देन 50% है, तो मे बी
जो अभी का प्राइस है, तो सिर्फ 200 पॉइंट ऊपर है, तो चांसेस है कि ये 300 पॉइंट तक ऊपर भी, 300 साढ़े 300 पॉइंट तक ऊपर खींच के और उसके बाद ये यहाँ पे ट्रैक करे, क्योंकि यहाँ पे हमने सेलर्स को पैसा दे दिया। ठीक है, यहाँ पे सेलर्स एग्रेसिव होने वाले थे, ज़्यादा एग्रेसिव होने वाले थे, तो यहाँ पे सबसे पहले सेलर को ट्रैप करेगा और उसके बाद यहाँ पे जब बायर्स आ जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करके अपनी रैली चालू करेगा। ठीक है, ये सिनेरियो कुछ बनेंगे हमारे यहाँ पे। ठीक है, हमारे ये सिनेरियो बनेंगे, फर्स्ट पुल बैक यहाँ से आ सकता है, सेकंड पुल बैक यहाँ से आ सकता है। ठीक है, और थर्ड पुल बैक थोड़ा सा ऊपर जाके बायर्स को बुला के और उसके बाद बायर्स को ट्रैप कर सकता है। मैं इमीडिएट रिकवरी नहीं देख रहा मार्केट में कि इमीडिएट रिकवर हो जाएगा 25,000 हम दोबारा चले जाएंगे, हम वहां तक मैं नहीं देख रहा मार्केट को। मैं मार्केट में एक थोड़ा सा करेक्शन, 7 to 9% का करेक्शन, ऑलरेडी हम अप्रोक्सीमेट 4% के करेक्शन पे हैं, लेकिन 7 to 8% का करेक्शन एटलीस्ट आना चाहिए, क्योंकि डाउ जोन्स 8% करेक्ट हो गया, नैस्डैक 15% का लो लगाया है, अभी 13% माइनस में चल रहा है, तो हम एटलीस्ट जो लोवेस्ट है डाउ 7 to 8% है, तो वहां तक तो हमें जाना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, हम सिर्फ लेवल पे फोकस करेंगे कि कौन कौन से लेवल आ रहे हैं। हमारा जो लेवल रहेगा 23,900 के नीचे हम एक सेलिंग प्लान करेंगे, बड़ी वाली सेलिंग, जिसमें हमारे जो लेवल्स आएंगे, ठीक है, जो हमारे लेवल्स रहेंगे वो अप्रॉक्सीमेटली, जस्ट अ मिनट, ठीक है, तो इसमें जो नीचे का लेवल है वहाँ पे चार्ट में विजिबल नहीं है। ठीक है, जो नीचे का लेवल है वो लेवल है आपका 23,650 एंड 23,000। ठीक है, तो ये दो लेवल 23,650 और 23,000, ये दो लेवल पॉसिबल है डाउन साइड के लिए। बुलिश ट्रेड, जो लॉन्ग ट्रेड होंगे वो हम अभी अवॉइड करेंगे। एक बड़ा बाउंस भी आ सकता है, हमारे विक्स हाई हैं दोनों, यूएस विक्स और इंडिया विक्स हाई है, तो बाउंस भी बड़े आ सकते हैं, लेकिन बाउंस सस्टेन होना बहुत मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि जब तक ये येन कैरी ट्रेड स्क्वायर ऑफ नहीं होते प्रॉपरली, जो भी मनी है लिक्विडेट, जो भी लिक्विडेशन आ रही है वो वापस जापान की तरफ नहीं जाती, तब तक ये इशू रहने वाला है। तो ये एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट नहीं है, ये एक इफेक्ट है काफ़ी टाइम तक रहने वाला, तो इसकी वजह से हम ये नीचे के लेवल्स 23,650 और 23,000 तक हम फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एनालिसिस रहा था। इंडियन मार्केट आउट परफॉर्म कर रहे हैं, येन कैरी ट्रेड का इफेक्ट क्या है, क्यों और कब तक ये इफेक्ट रहने वाला है, क्या क्या हमारे प्लान होंगे, नैस्डैक में क्या प्लान होंगे, नैस्डैक में हमारा जो लिस्टेड है मोन 100, उसके थ्रू हम इन्वेस्ट कर सकते हैं ईटीएफ में, और बाकी हमारे निफ्टी बीज हैं ही। ठीक है, निफ्टी बीज में जैसे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी 23,000 के आसपास, वहाँ पे हम अपने निफ्टी बीज को डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो सेशन रहेगा हम देखते हैं कि कौन से टॉपिक पे हम ये सेशन को रखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।